साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदनलाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 25 मई 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप सबको बताने के लिए। खास तौर से पॉलिटिकल पार्टीज क्यों ठगी पीड़ितों के लिए बनाए गए भुगतान की गारंटी के अधिकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 यानी कि बट्स एक्ट 2019 पर मुंह नहीं खोल पाती हैं। क्यों उन्हें देश के 42 करोड़ से ज्यादा नागरिकों की पीड़ा और करुण क्रंदन दिखाई सुनाई नहीं पड़ रहा। इस पर अपना विश्लेषण प्रस्तुत करूंगा, कुछ खबरें बताऊंगा। बड़ी गंभीर किस्म की खबरें हैं साथियों, तो पूरा वीडियो सभी साथी ध्यान से सुनेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और लाइक भी कर देंगे, कमेंट भी करेंगे और इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि अधिकतम साथी हमारे संगठन से जुड़ सकें, हमारे चैनल से जुड़ सकें, हमारे आंदोलन से जुड़कर न केवल अपना डूबा हुआ पैसा प्राप्त कर सकें बल्कि वो हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए भी आगे आए। तो साथियों, बात आज फिर वहीं से शुरू करते हैं बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम से, जिसमें देश के 2 लाख से ज़्यादा ऑन ड्यूटी सैनिकों को ठगों ने योजना बनाकर बारी बारी से ठगा। उस बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम का संचालक विजेंद्र सिंह हुड्डा या संजय भाटी जेल में है। विजेंद्र सिंह हुड्डा लंदन भाग गया था, लेकिन चूंकि पैसा था तो पैसे का प्रयोग करके उसने अग्रिम जमानत प्राप्त कर ली। 5,000 रुपये का फरार इनामी ठग होने के पश्चात भी अदालत ने दे दी। एजेंसियों ने अपना पक्ष ठीक से प्रस्तुत नहीं किया, जमानत मिल गई और वो फिर से राजनीति करने लगा। लोकदल का राष्ट्रीय महासचिव बना, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और अंततः 2024 के चुनाव में उसी बहुजन समाज पार्टी मायावती की पार्टी से टिकट लेने में सफल रहा, जिसका कभी जिला प्रभारी संजय भाटी हुआ करता था और वो गौतम बुद्ध नगर से कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया था वर्ष 2019 में कि वो सांसद का चुनाव लड़ेगा। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टी जो दलितों की बात करती है, पिछड़ों की बात करती है, गरीबों की बात करती है, वो जब पैसे लेकर या चंदा लेकर ठग, बेईमान और अपराधियों को संरक्षण दे सकती है, तो जो धनपशुओं की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो वो कितने ठग और बेईमानों को अपने यहाँ संरक्षण देती होगी ये आप समझ सकते हो। चाहे वो सागा ग्रुप वाला समीर अग्रवाल रहा हो, या नेक्सा एवरग्रीन वाला, या विश्वास ट्रेडिंग वाला, या जेकेबी वाला, या आदर्श वाला, या संजीवनी वाला, या साईं प्रसाद वाला, या समृद्धा जीवन वाला, ये ज़्यादातर ठग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। और वर्ष 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है देश में। सहारा इंडिया वाला सुब्रत राय या पीएसीएल वाला निर्मल सिंह भंगू, इनकी तो बात ही निराली थी। दोनों भारतीय जनता पार्टी को भी खरीद लेते थे, कांग्रेस को भी खरीद लेते थे। जब जिसकी सरकार हो उसको उन्होंने खरीदा। समाजवादी पार्टी के तो वो खास थे। मरते मरते सुब्रत राय, आम आदमी पार्टी नई नवेली पार्टी थी देश की, उसको भी अपनी पॉकेट में रखकर चलने लगा था। आम आदमी पार्टी से याद आया, वो क्या नाम है अल्केमिस्ट वाले का, उसको मंत्री का दर्जा दे रखा है पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। राज्यसभा सांसद सारे के सारे ठग भेजे गए जिन पर चीटिंग के मुकदमे दर्ज हैं, ठगी के, आम आदमी पार्टी द्वारा राज्यसभा में, अगर संजय सिंह को छोड़ दें तो।
दूसरी पार्टियों का भी यही हाल है। ममता बनर्जी की पार्टी तो कुख्यात है इस मामले में कि उसके तो कई सांसदों पर, मिनिस्टर्स पर चीटिंग के मुकदमे दर्ज हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई मिनिस्टर्स पर दर्ज हैं। कांग्रेस ने भी ठगों को खूब संरक्षण दिया साथियों। सीपीआई सीपीएम का तो कोई वजूद ही नहीं रहा है अब देश में। खैर, उनकी तो कहें क्या। नीतीश कुमार खूब ठगों को संरक्षण देते हैं। देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है साथियों, मुख्य धारा वाली, जिनके सांसद या विधायक या किसी राज्य में उनकी सरकार है या वो विपक्ष में बैठे हों, जिनका ठगों को संरक्षण ना मिला हो। ठग पार्टियों में बड़े बड़े ओहदों पर हैं। केंद्रीय जो वो है कैबिनेट, यानी नरेंद्र मोदी की कैबिनेट, उस तक में कई ठग विराजमान हैं। राज्यों के चीफ मिनिस्टर तक ठग हैं। हेमंत विश्व शर्मा ठगी का आरोपी रहा है, जो वहां का कहाँ का चीफ मिनिस्टर है वो आजकल, शायद असम का। सांसद तो मैं समझता हूं 90% ठगी मामलों में संलिप्त रहे हैं। ज्यादातर विधायक, गरिमा वाला एमएलए रहा है राजस्थान का। साउथ में आप देखोगे सारी पोंजी स्कीम्स या तो फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने चलाई हैं, या क्रिकेटर्स ने, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर ने। पता नहीं कैसे क्या इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जो संसद के अंदर सर्वसम्मति से इन्होंने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बनाकर देश के ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार दे दिया, वो भी उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना, और टाइम बाउंड कर दिया कि 180 दिन में सरकार वापस पैसा करेगी किसी भी ठगी पीड़ित का अगर कहीं भी फंसा है तो। इतना बेहतरीन कानून बन जाने के बाद अगर वो देश में क्रियान्वित नहीं हुआ, तो इसके पीछे साथियों सबसे बड़ा कारण यही है कि जिन्हें कानून को क्रियान्वित करवाना होता है, हमारे शासकों को, यानी राजनीतिक दलों के नेताओं को, वो सब ठगी प्रकरणों में संलिप्त रहे हैं। इस वजह से एक बेहतरीन सर्वसम्मति से बनाए गए कानून को रद्दी की टोकरी में फेंकने का कुत्सित षड्यंत्र रचा गया देश के पॉलिटिकल माफिया द्वारा। और आज भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो प्रधानमंत्री की पार्टी हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष की या अन्य दलों की, वाट्स एक्ट 2019 पर कभी कोई सवाल नहीं पूछते, न इस मुद्दे को सड़कों पर उठाते, न इसके लिए कोई आंदोलन करते, जबकि देश का सबसे बड़ा संवेदनशील गंभीर मामला है, जिसमें 42 करोड़ से ज्यादा परिवारों के साथ ठगी हुई है, वो विक्टिम है। 2 करोड़ से ज्यादा एजेंट बेरोजगार हुए हैं, तबाह हुए हैं, पलायन को विवश हुए हैं, मानसिक रोगी बने हैं, भयभीत हुए हैं। 5 लाख से ज्यादा एजेंट्स ने आत्महत्याएं की हैं। 1250 से ज्यादा ऑन ड्यूटी सैनिक ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाने के कारण मौत के मुंह में समा गए, अपनी जीवन लीलाएं समाप्त कर ली उन्होंने। फिर भी ये मामला कहीं भी चर्चा का विषय नहीं बना, संवेदनशील नहीं बना। गंभीरता से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी मीडिया हाउस, किसी भी एनजीओ, किसी भी सेलिब्रिटीज ने कभी इस मामले को नहीं उठाया। इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती साथियों। हम अपने संगठन की बात करें, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की, हम निरंतर लगातार 25 अगस्त 2022 से मिशन भुगतान के अंतर्गत कार्यक्रम दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कुछ और छिटपुट संगठन हैं जो कंपनी विशेष के लिए काम करते हैं, कि कोई सहारा वालों के लिए, कोई आदर्श वालों के लिए, कोई रोज वैली वालों के लिए, कोई पेनकॉम के लिए, कोई जेकेबी के लिए, कोई किम फ्यूचर के लिए, तो कोई सागा ग्रुप के लिए। ऐसे भी कुछ संगठन हैं जो छिटफुट कभी कभार अपनी आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन निरंतर संघर्ष, निरंतर आंदोलन अगर किसी ने
ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए एजेंट साथियों के सुरक्षा सम्मान के लिए चलाया है, तो वो केवल और केवल हमारा संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप, जिसने इस मुद्दे को राष्ट्रव्यापी बनाया और निरंतर संघर्ष करते हुए न केवल धरना प्रदर्शन, सभाएं, जुलूस, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि 1 सितंबर से लगातार देश भर में असहयोग आंदोलन भी चल रहा है। जेल भरो आंदोलन तक हमने किया है। प्रधानमंत्री का अभिनंदन भी कर दिया था कि शायद उसका हृदय पसीज जाए और हमारे लोगों का पैसा वापस कर दे। लेकिन साथियों, प्रधानमंत्री का हृदय नहीं पसीजा, न किसी और नेता को कभी आपकी पीड़ा दिखाई पड़ी। और हमें ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, अनेक प्रकार के त्याग करने पड़े, अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़े, तब जाकर कहीं आज देश भर में इस कानून का अस्तित्व बच पाया है और एक उम्मीद बनी है कि आज नहीं तो कल सभी ठगी पीड़ितों का भुगतान इस कानून के अंतर्गत होगा और हम अपने आंदोलन के माध्यम से देश में जनमत पैदा करेंगे। और जनमत पैदा करके ये जितने भी नाटक सरकार ने किए हैं हमारे संगठन को तोड़ने के लिए, हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए, कभी सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल लॉन्च करके, कभी सेबी पीएसीएल पल्स रिफंड पोर्टल लॉन्च करके, कभी कहीं किसी सोसाइटी पर लिक्विडेटर अपॉइंट करके, कहीं किसी कंपनी को एनसीएलटी के हवाले करके या दिवालिया घोषित करके उसके धन को हड़पने का षड्यंत्र रचने का। साथियों, बाट्स एक्ट 2019 एक ऐसा कानून है जो देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित को भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान करता है, वो भी जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर भुगतान शिविरों की स्थापना करके। और कोई कानून है ही नहीं देश में ऐसा। बाकी तो ये जो पोर्टल इन्होंने लॉन्च किए हैं, चाहे वो सहारा वाला हो, सेबी वाला हो, ये सब गैरकानूनी है, विवेकाधिकारों का दुरुपयोग है और एक तरह से वो बाट्स एक्ट 2019 को कमजोर करने के लिए हैं, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हैं, ताकि लोग बाट्स एक्ट 2019 पर ध्यान ना दें, इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन की मांग ना करें। क्योंकि इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन होता है तो 90% नेता साथियों जेलों में होंगे और 90% ऑफिसर भी अपने पदों से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए अफसरशाही और राजनेता ठग और बेईमानों के साथ मिलकर इस कानून को क्रियान्वित नहीं होने देना चाहते। मीडिया हाउस भी इन्हीं के साथ मिले हुए हैं। मीडिया हाउस तो ज्यादातर ठगी संचालित करते हैं खैर देश में। तो साथियों, हमारे सामने विकल्प क्या है इस कानून को क्रियान्वित कराने का? क्योंकि कानून क्रियान्वित नहीं होगा तो आपका भुगतान नहीं होगा। भुगतान नहीं होगा, एजेंट और निवेशक के मध्य छिड़ा खूनी संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा। तो एक ही मार्ग बचता है कि हम निरंतर आंदोलन को आगे बढ़ाएं, संगठन का विस्तार करें और सत्य, अहिंसा और लोकतांत्रिक तरीकों से देश में एक विशाल जनमत तैयार करके इस पूरे ठग साम्राज्य और बेईमान सिस्टम को उखाड़ कर फेंक दें और देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में निर्मित करते हुए एक नई व्यवस्था दें, ताकि वो व्यवस्था सभी कानूनों की अनुपालना सुनिश्चित करे, देश के ठगी पीड़ितों का, अपराध पीड़ितों का भुगतान करे, उनका पुनर्वास करे, उनको मुआवजा दे, उनको रोजगार दे, उनको सुरक्षा और सम्मान दे। एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण आपको, हमको जनमत के बल से करना होगा और जनमत पैदा करने का सबसे अच्छा औजार सत्याग्रह है साथियों। और सत्याग्रह अगर निरंतर किया जाए तो एक न एक दिन शासन को, प्रशासन को, ठगों को, माफियाओं को हार माननी होती है या मिटना पड़ता है। और सत्याग्रह हमेशा विजयी रहा है, हमारा सत्याग्रह भी विजयी होगा, जनमत पैदा होगा,
आप सबका भुगतान भी होगा, सबको सुरक्षा सम्मान भी मिलेगा और हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में निर्मित भी होगा। ये तो तय है साथियों, इसमें किसी को कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर है। सत्य और न्याय और कानून के लिए हमारा संघर्ष है, लोकतांत्रिक तरीकों से चल रहा है, बिना किसी रहस्य के और गोपनीयता के चल रहा है। सरकार परेशान है, ठग परेशान है कि ये इतना बड़ा आंदोलन कैसे विस्तारित होता जा रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे लड़ रहे हैं ये लोग। कहीं इन्हें कोई फंडिंग तो नहीं हो रही किसी पॉलिटिकल पार्टी से या विदेशों से या आतंकवादियों से। उसकी जांच के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर अब सरकार ने निगरानी शुरू कर दी है साथियों। तो इससे आपको किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, करने दीजिए, अच्छी बात है। हम तो चाहते ही हैं कि हमारा कार्यक्रम, हमारा आंदोलन न केवल सरकार की नज़रों में आए बल्कि विपक्ष की नज़रों में भी आए और दुनिया भी जाने कि हिंदुस्तान एक लंबे समय से संघर्ष कर रहा है ठग और बेईमानों के खिलाफ। और हिंदुस्तान के इस आंदोलन की अनदेखी वहाँ की सरकार और विपक्ष समेत तमाम एनजीओज, मीडिया हाउसेस कर रहे हैं। तो जो लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का ढोंग हमारे शासक प्रशासक करते हैं, उस ढोंग की पोल भी खुलनी चाहिए। दुनिया को पता चलना चाहिए कि लोकतंत्र के नाम पर हिंदुस्तान में ढोंगतंत्र है, कानून के राज्य के नाम पर हिंदुस्तान में विवेकाधिकारों के दुरुपयोग का शासन है कि जो काम उनके पॉलिटिकल हितों की पूर्ति करता हो उसको तुरंत अविलंब बिना किसी कानून के कंप्लीट कर दिया जाता है, और जहां नेताओं के हितों की पूर्ति नहीं होती, उनको अपनी हानि होने की संभावना है, उनके स्वार्थ पूरे नहीं हो सकेंगे जिस कानून के माध्यम से, उस सर्वसम्मति से बनाए गए कानून को भी पक्ष विपक्ष दबा देता है, घोल के पी जाता है। ये सारी दुनिया को सत्य पता चलना चाहिए स्वरूप साथियों, और ये सत्याग्रह के माध्यम से ही होगा। और सत्याग्रह चूंकि जमीन पर भी हम कर ही रहे हैं, जैसा कर सकते हैं, जैसे हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, निरंतर करते रहेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर तो हमारे तमाम साथियों को बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए इस समय, और उन्हें सोशल मीडिया पर धुआं उठा देना चाहिए, क्योंकि जब सरकारी निगरानी करने लगी है सरकार आपके सोशल मीडिया हैंडल्स की, आईडीज़ की, तो साथियों जमकर धुआं उठाओ सोशल मीडिया पर। लाखों साथी, हजारों साथी एक साथ टूट पड़ो बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना के लिए, सबके भुगतान के लिए, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए। मैं समझता हूं अगर आपने ऐसा कर लिया ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम वगैरह पर, तो इस सरकार को आपकी ताकत का अंदाजा हो जाएगा और अपनी मूर्खता और बेईमानी का भी पता चल जाएगा कि अब ये लोग जाग गए हैं, इन्हें हमारी बेईमानी का पता चल चुका है, हमारे करप्शन का पता चल चुका है, हमारे षड्यंत्र का पता चल चुका है। और ये कल अगर एकजुट हुए, इसी तरह बढ़ती रही इनकी ताकत, तो ये निश्चित रूप से हमको मटिया मैट कर देंगे। आज और अभी से तमाम साथी सक्रिय हो उठें सोशल मीडिया पर। घबराने की आवश्यकता नहीं है कि साहब कोई खुफिया एजेंसी या पुलिस या सरकार का गृह मंत्रालय या आईटी एजेंसी आप पर नज़र रख रही है। इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको खुश होने की आवश्यकता है, प्रफुल्लित होने की आवश्यकता है कि आपसे सरकार अब डरने लगी है। और जब डरने लगी है तो इसको और डराओ और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। मैं आज रात 9 बजे फेसबुक पर लाइव आ रहा हूं, मदन लाल आज़ाद के नाम से मेरी आईडी है, और विस्तार से आप सबके साथ चर्चा करूंगा, आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो जुड़ना तमाम साथी। 1-1.5 घंटे लंबा सत्र होगा, लगभग 10:30 बजे तक चलेगा। तो आप तमाम साथी मेरी आईडी को फॉलो भी कर लेना फेसबुक पर जाकर, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आप चर्चा में हिस्सा ले सकें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और साथी भी जुड़ें। और जो साथी जुड़ते जा रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। नाम मैं अभी नोट नहीं कर सका हूँ, कल बताऊँगा कौन कौन कहाँ कहाँ से नए नए साथी जुड़े हैं। और खबर कोई विशेष ऐसी नहीं है जिस पर ज़्यादा रोशनी डाली जा सके। एक खबर थी ये
चंडोक नाम का जो ठग था, इसको अमेरिका से भारत ले आया गया है। चूंकि अमेरिका की अदालत ने भी इसको सजा सुना दी थी, वहां इसको फांसी भी हो सकती थी, इसलिए भारतीय सरकार, हमारी कहें ठगों की सरकार, उसको यहाँ ले आई है। वहाँ की सरकारों ने, वहाँ की कानून व्यवस्था ने अगर इसको सजा याफ्ता घोषित ना किया होता तो ये भी हिंदुस्तान नहीं आता। जैसे राशिद नसीम नहीं आ पा रहा है और दूसरे नहीं आ पा रहे हैं, बहुत सारे ठग भागे हुए हैं, विदेशों में बसे हुए हैं। तो अगर इसको लाया गया है तो दूसरे ठगों को भी हिंदुस्तान वापस लाया जाए और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको व्हाट्स एक्ट के माध्यम से सीज करके, नीलाम करके सभी पीड़ितों का भुगतान कराया जाए। वो दिन हिंदुस्तान में सरकार ना आने दे, जिसकी कल्पना मात्र से कई बार हमारा हृदय भी सिहर उठता है कि यार, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सरकार को अगर जनता उखाड़ के फेंकने लगी तो दुनिया में बड़ी पोल खुल जाएगी इस ढोंग तंत्र की, बेईमान शासकों की। तो करें। एक बड़ी दुखद खबर भी है साथियों, कोटा में पिछले 1 महीने के अंदर 14 मेधावी छात्र छात्राओं ने आत्महत्या कर ली है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता दिखा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी हमारे 5 लाख उन बलिदानी ठगी पीड़ितों पर भी संवेदनशीलता दिखाएगा जो अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाने के कारण। एक बड़ी जनहित याचिका की तैयारी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने के लिए। क्योंकि नए सीजेआई आए हैं, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं हमको भी कि वो इस विषय पर भी अपनी तीव्र दृष्टि, संवेदनशील दृष्टि को डालेंगे और देश के ठगी पीड़ितों का भुगतान करवाने की पहल करेंगे, न्यायिक पहल। पहले जैसी नहीं कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सेबी का, वो पीएचईएल का दे दो, सहारा का दे दो, रोजवैली का दे दो, साईं प्रसाद का दे दो, साईं प्रकाश का दे दो, बाइक बोट का दे दो, कोई दे नहीं रहा। ऐसी पहल नहीं, सख्त पहल कि या तो भुगतान करें इतने दिनों के अंदर, भुगतान ना करें तो वो सजा भोगने के लिए तैयार रहें ऑफिसर्स, स्टेट्स। ऐसे आर्डर की उम्मीद हम सुप्रीम कोर्ट से करने के लिए पीआईएल की तैयारी कर रहे हैं साथी। तो मिलता हूं आज रात 9 बजे आप सबसे फेसबुक पर। जुड़िएगा तमाम साथी, इसे शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, जय भारत।